हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि जो बीटीएससी की साइड से जो नोटिफिकेशन आ गया है कि डिग्री और डिप्लोमा वालों का बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर का स्क्रूटनी होना है, उसमें किस किस कारण से आपको स्क्रूटनी में बाहर किया जा सकता है। और कई कारण इसमें और है जिस पे बात करना है कि अगर आपका सीटीआई किसी एक ट्रेड में और आप बाकी में भी पास है तो उसके लिए क्या करना होगा आप लोग, क्या आप एक के लिए एप्लीकेबल है या सभी के लिए आपका वो एप्लीकेबल होगा। जैसे आपने 4 ट्रेड में पास किया है तो क्या आपका अगर एक में स्क्रूटनी किया गया है तो क्या चारों में आपको ठीक करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, उस सभी बातों पे भी डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एकदम वीडियो पे बने रहिए। चलिए एक एक करके हम सभी को देखते हैं। ठीक है, तो आज ये हमारा आया हुआ है नोटिस। ठीक है, 5/8 को आया हुआ है। विज्ञापन संख्या हमारा ये है। वही बात यहाँ पे कहा गया है देखिए, श्रम संसाधन विभाग पटना अंतर्गत निर्देशालय नियोजन करके, ठीक है, इतना तारीख इतना तारीख इतना तारीख डिग्री और डिप्लोमा वालों का 4 तारीख 8 तारीख और 9 तारीख को जो पेपर दिया गया था, एग्ज़ाम हुआ था। 13 तारीख को आपका 13 तारीख 6ठा महीने को आपका रिजल्ट आया था। ठीक है उसके बाद आपको जो भी ऑनलाइन आवेदन थे उसके हिसाब से स्क्रूटनी कर लिया गया। आप एक बात यहाँ पे समझेंगे कि पिछले बार जो आईटीआई वाला था उसमें ट्रेड बाय ट्रेड से 8-8 ट्रेड का वहाँ पे स्क्रूटनी किया जा रहा था, लेकिन इसमें जैसा हमें लगता है कि इसमें कैंडिडेट आईटीआई वालों से भी कम है, इसलिए इसमें एक ही साथ में सभी का स्क्रूटनी कर लिया गया है। इसमें इस बार ट्रेड वाइज नहीं दिया गया है, कॉमन एक साथ सबका स्क्रूटनी कर लिया गया है। तो इससे यह साफ होता है कि बच्चे काफ़ी कम क्वालिफाई हुए। ठीक है, तो जो भी सीटीआई वाले हैं उनको चिंता एकदम नहीं करना है, आप बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और जो नॉन सीटीआई वाले हैं उनका भी होगा। ठीक है, और फीमेल का तो कंफर्म होना है। आप लोग चिंता ना करें, अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें और कल अगर स्क्रूटनी में आपका नाम आता है तो देखना वहाँ पे क्या करना होगा। ठीक है, चलिए बात करते हुए आगे कि अगर आपका नाम आता है तो क्या करना है देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट योग क्वालिफाइड पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन की स्क्रूटनी विज्ञापन वर्णित चरणों के अनुसार कर ली गई है। ठीक है, की गई है। अभ्यर्थियों के दावे के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर विज्ञापन के कंडिका 3(2) में अंकित प्रावधान के अनुसार मेरिट लिस्ट में स्क्रूटनी किया गया। मतलब जो ऊपर से है सीट के अकॉर्डिंग उन लोग का स्क्रूटनी किया गया है। यहाँ पे अभी विज्ञापनवार स्क्रूटनी किए गए अभ्यर्थियों का विवरण उनके नाम एप्लीकेशन नंबर के साथ आयोग की वेबसाइट अथवा इसके लिंक पर दिनांक 6/8/24 से 11/8/24 को अपराह्न 6 बजे तक आपत्ति दर्ज कराना सकेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपका नाम स्क्रूटनी में आता है, ठीक है, तो आप आपत्ति दर्ज, अगर आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं 6 तारीख से 11 तारीख तक। और ये सभी ट्रेडों के लिए है। इस बार 8-8 करके नहीं दिया क्योंकि बच्चे काफ़ी कम है, तो सभी का एक साथ दे दिया गया। ठीक है, सभी के लिए है। और प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन के पश्चात विज्ञापनवार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। जो भी इसके हिसाब से जो भी उनको लगेगा सही है तो उसके बाद वो आपका जो भी उसमें आप रेज ऑब्जेक्शन करेंगे, अगर आपका सही होगा तो उसको ऐड करके आपको फिर से एक फाइनल मेरिट लिस्ट भी मतलब कि प्रकाशित की जाएगी डीवी के लिए। आप यहाँ से अपना लॉगिन करके सब करके अपना रेज ऑब्जेक्शन वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपका नाम आता है किस कारण से आएगा उसका भी हम आगे चर्चा करेंगे, इसी पीडीएफ में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मेन पॉइंट, एक से अधिक विज्ञापन ग्रुप के अंतर्गत सफल अभ्यर्थियों को निर्देश है कि सभी विज्ञापन ग्रुप के अंतर्गत प्रकाशित विवरण अलग अलग देख लेंगे। एक विज्ञापन ग्रुप के अंतर्गत दर्ज किया गया आपत्ति केवल उसी विज्ञापन ग्रुप के अंतर्गत विचारणीय होगा। जैसे कि कोई कैंडिडेट ग्रुप 10 में पास है, ग्रुप 11 में, 12 में, 13 में, अगर आपको सिर्फ 11 में आपको स्क्रूटनी में जैसे आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है तो आपको स्पेशली सिर्फ 11 के लिए ही आपको करना होगा। अगर आपको 11 और 12 दोनों में किया गया है तो आपको दोनों के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा यहाँ बोला जा रहा है। ठीक है, और देखिए मेगा क्रम में नीचे वैसे अभ्यर्थी जिनको ऑनलाइन आवेदन
का स्क्रूटनी आयोग द्वारा नहीं किया गया है वैसे अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज नहीं करा सकेंगे। मतलब कि जिनका वहाँ पे रेज ऑब्जेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उनका नाम अभी मेरिट लिस्ट में थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऊपर के बच्चे ज्वाइन नहीं करते तो आपका चांस अवश्य आएगा, ठीक है। केवल ऑनलाइन आवेदन द्वारा उनके दावे के अनुसार ही यही सब लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए मेन किस कारण से आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है या किया जाएगा। उक्त ऑनलाइन आपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से, ईमेल से, वही बात है। अब देखिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण अयोग किया गया है। आपके पास 10th का अपना सर्टिफिकेट असली वहाँ पे आप मतलब कि असली मतलब आप वहाँ पे अपलोड नहीं कर पाओगे 10th का जो होता है, या फिर आप अपना जो भी डिग्री और डिप्लोमा का या फिर आपका एक्सपीरियंस, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया गया होगा, पहला कारण है, ठीक है। विज्ञापन के कंडिका में अंकित शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित सेमेस्टर ब्रांच में 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संबंध में स्ट्रीम ब्रांच में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रमाण पत्र के इतर शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थियों का आयोग किया गया है। जैसे इतना मतलब उससे अलग, या तो आपको 4 साल का आपका बीटेक जो होता है वो होना चाहिए, ठीक है, या आपका 3 ईयर वाला डिप्लोमा होना चाहिए। अब इसमें कुछ बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होंगे कि वो बोलेंगे कि मैंने तो बीटेक लेटरल से किया है या डिप्लोमा लेटरल से किया है, तो भी दिक्कत का बात नहीं है। आपका जो है वो आपको 4 ईयर वाला ही डिप्लोमा है, आपको 1 साल का छूट मिला है। आपका सर्टिफिकेट में जो सेशन लिख के आता होगा वो 1 साल, वो 4 साल का ही लिख के आता होगा, ठीक है। सेम चीज़ डिप्लोमा के साथ ये लागू होता है कि जो बच्चे ITI पे करते हैं या जो 12th पे करते हैं उनका भी जो सेशन 1 साल पीछे से ही काउंट होता है। आपका भी 3 ईयर्स वाला ही डिप्लोमा है, कुछ 2 ईयर्स के भी होते हैं, उनको यहाँ वैलिड नहीं किया जाता है, 3 ईयर्स वालों को वैलिड किया जाता है, ठीक है। तो आप भी वैलिड रहेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है। योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव हेतु निर्गत प्रमाण पत्र दिनांक 18/10/23 तक का निर्गत मान प्राप्त किया गया है। मतलब फॉर्म भरने का जो डेट था यानी कि 18/10/23, जब ये सब कुछ चल रहा था उस समय तक का ही आपका मान्य किया गया, उससे पहले का आपका होना चाहिए, ठीक है। परंतु 16/11/23 द्वारा हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जो था उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया था, क्योंकि उनका जो ग्रुप को चेंज किया जा रहा था, ठीक है। पहले उनको कोई फॉर्म भरने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए उनका थोड़ा फॉर्म लेट से स्टार्ट हुआ, तो उनके लिए जो है वो 18/11/23 तक भी, अगर आपका ये 25/11/23 तक भी अगर आपका निर्गत प्रमाण पत्र सभी कुछ है तो आपको स्क्रूटनी में नाम नहीं आएगा, ठीक है। मतलब आपको स्क्रूटनी में डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर इसके बाद का है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। विज्ञापन के कंडिका में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत कार्यविधि की गणना 19/9/2023 तक की गई है। एक्सपीरियंस का जो गणना आपको 19/9 यानी कि 19 सितंबर तक किया गया है, ठीक है, 19 सितंबर तक, ठीक है। अगर 19 सितंबर तक किसी का 3 साल नहीं होता है, मतलब वे पॉलिटेक्निक पे 2 साल और बीटेक पे 1 साल नहीं होता है, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा स्क्रूटनी में। विज्ञापन के कंडिका में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने अथवा संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधित उद्योग के सरकार के से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अनुभव प्रमाण पत्र को अमान्य किया गया है। मतलब ऐसा प्रमाण पत्र जो कि गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड नहीं था वो कंपनी, ठीक है, और वो मतलब कि वहाँ पे कोई काम वाम भी मतलब जो फेक बनता है उनको, मतलब ज़्यादातर जो देखने में लगता है फेक है तो उसको ऐसे ही हटा दिया गया, ठीक है, या उसके बारे में उस कंपनी के बारे में से कोई डिटेल नहीं है तो उसको भी हटा दिया गया, ठीक है। और यहाँ देखिए साथ ही निम्न साक्ष्यों को मान नहीं किया जाएगा। अगर आप बोलते कि ये सर ये जो हमें दी है वो कंपनी फेक नहीं है, तो आप अगर सिर्फ उसका GST दिखाते हैं तो भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि सिर्फ GST के बेस वो उद्योग है, इस बात की पुष्टि नहीं होगा,
वो एक छोटा मोटा शॉप भी तो हो सकता है। बिहार शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत निबंधित उद्योगों के रूप में मान्यता होने के प्रमाण नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक स्कीम है बिहार शॉप इस्टेब्लिशमेंट, उसके अंतर्गत तो शॉप हो गया, ठीक है, दुकान, छोटा मोटा दुकान, उसका भी नहीं माना जाएगा। कोई लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस के साथ कुछ काम वाम किया है, मान्यता प्राप्त है, तो उसको भी नहीं माना जाएगा। ऑथराइज होना चाहिए गवर्नमेंट द्वारा। अभ्यर्थियों को ईपीएफओ की कटौती का विवरण को अभ्यर्थी के संस्थान को उद्योग के रूप में सरकार के मान्यता प्राप्त होने के प्रमाण नहीं माना जाएगा। कि अगर आप बोलते हैं कि सर मेरा पीएफ भी कटा हुआ है, ठीक है, तो आप मानिए, तो बोलेगा सिर्फ पीएफ के बेस पे हम नहीं मान सकते कि जो कंपनी से आप की है वो एक कंपनी है, उद्योग है, ठीक है, ये इनका बोलना है। ठीक है, और क्या है पॉइंट यहाँ देखिए, विज्ञापन के कंडिका, यहाँ से छोड़िए, वर्णित संबंधित व्यवसाय में सीआईटीएस का प्रमाण पत्र, सीआईटीएस का राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण पर एनसीबीटी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड नहीं होने पर सीटीआईएस सीआईटीएस अधिमानता का दावा को अमान्य किया गया है। मतलब अगर आपका सीआईटीएस सेम ट्रेड में नहीं है या फिर आपका सही से आपका वो ओरिजिनल नहीं है, तो भी उसको आपको वो डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। ठीक है, ओरिजिनल का इन द सेंस भले जेरोक्स हो, लेकिन आप असली में करने चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। ठीक है, और वो अगर एनसीबीटी वाला ही सीआईटीएस यहाँ पे चाहिए। ठीक है, और देखिए और क्या आगे में, सीआईटीएस के अंकों का अधिमानता केवल जिस व्यवसाय में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस व्यवसाय में सीआईटीएस उत्तीर्ण है उस व्यवसाय के अंतर्गत देय होगा। उदाहरणार्थ विज्ञापन संख्या 3823 ग्रुप 1 के अंतर्गत अलग अलग व्यवसाय के पद है। यदि कोई अभ्यर्थी फीटर व्यवसाय में सीआईटीएस उत्तीर्ण है तो उक्त अभ्यर्थी को अभी सीआईटीएस अंक ग्रुप 1 के अंतर्गत प्रदर्शित है, परंतु व्यवसायवार मेगा सूची तैयार किए जाने के क्रम में केवल फीटर व्यवसाय के मेगा सूची में सीआईटीएस हेतु अधिमानता अंक देय होगा, शेष व्यवसाय हेतु सीआईटीएस की अधिमानता का अंक देय नहीं होगा। सबसे बड़ा पॉइंट है जो बच्चों को डाउट था कि अगर उनका जैसे फीटर में उनका सीआईटीएस है तो उसके रिलेटेड जो आता है ट्रेड, क्या उसमें भी उनका मान्य होगा? तो नहीं होगा, सिर्फ जिस ट्रेड में उसमें होगा। जैसे कि किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है तो उनका आईसीटीएस में मान्य नहीं होगा। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में मान्य नहीं होगा। ठीक है, मतलब जिसमें आपका है सिर्फ उसमें ही मान्य, उसी ट्रेड में ही मान्य होगा। ठीक है, बाकी में नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया इस बात को। और क्या लिखा है, प्रोविजनल डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, अंक पत्र, औपबंधिक सीआईटीएस प्रमाण पत्र को मात्र औपबंधिक रूप से मान्य किया गया है। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाए जाने पर वैसे अभ्यर्थियों को संबंधित परिषद विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वैसे अभ्यर्थियों को आयोग करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा। मतलब कि आप जो भी वहाँ पे अपलोड किए है वो हो सकता है कि आपने वहाँ पे जेरोक्स भी कर दिया होगा, तो उसका अभी तो उसको मान लिया गया है, लेकिन अगर आपने वहाँ ऐसा होता है कि किसी बच्चे ने 10th का प्रोविजनल जो मिलता है, जो पहले मिलता है, उसको अपलोड कर दिया गया, तो बोला कि नहीं आप यहाँ कर दिए, आपको मान लिया गया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल ही लेके आना होगा। ठीक है, ओरिजिनल। ठीक है, और देखिए विज्ञापन के कंडिका 3.2D के अनुसार कार्य अनुभव के अंकों की अधिकतम निर्देशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पक्ष के अधीन राजकीय औद्योगिक ये जो है ये उनके लिए है जो कि एक्सपीरियंस पर कार्यरत है संविदा पे। ठीक है, तो इसमें ठीक है ये उनके लिए। ठीक है, और आगे बढ़ते आगे हम उनका भी सेम केस कहा गया कि आपको जो एक्सपीरियंस जो 25 मार्क्स है, अगर आप फीटर का टीचर है तो आपको फीटर में ही मिलेगा।
भले आपका एक्सपीरियंस किसी और ट्रेड के लिए भी मान्य हो गया होगा, लेकिन आपको वो जो अंक है वो सिर्फ और सिर्फ फीटर के लिए ही मिलेगा। ठीक है, ये इनका बोलना है। ठीक है, मतलब कि यहाँ सेम हाल हुआ है, CTI वाला भी इनके साथ किया गया है। ठीक है, अब देखिए, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र विज्ञापन के कंडिका 3 में अनुसार संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रचार प्रभारी द्वारा निर्गत नहीं होने अथवा विज्ञापन के परिशिष्ट 1 में संकलन प्रारूप निर्गत नहीं, मतलब यही बात है कि आपको उस पर प्रिंसिपल का साइन, आपका अगर एक्सपीरियंस कॉलेज से तो उसके ऊपर आपका प्रिंसिपल का साइन नंबर होना चाहिए। ठीक है, कंपलसरी। विज्ञापन के कंडिका 3 में वर्णित कार्य अनुभव के अंतर्गत कार्य विधि की गणना इतना तक किया जाएगा। वो तो वहाँ भी लिखा था, ऊपर भी कुछ पॉइंट और है शेष, बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण पत्र यथा जाति प्रमाण पत्र, SC ST क्रीमी रहित प्रमाण पत्र, EBC BC हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र, EWS हेतु नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। जैसे आपने वहाँ पे अपना कैटेगरी तो OBC चुन दिया, मतलब EBC, लेकिन आपने वहाँ पे उसका दस्तावेज ही अपलोड नहीं किया या कुछ और कर दिया, सिर्फ कास्ट कर दिया, तो भी आपको यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, EBC के लिए आपका NCL होना जरूरी था। ठीक है, तो ऐसे करके आपका जो कास्ट है आपको उसी कास्ट को आपको वहाँ पे अपलोड करना था, वरना आपका वो नहीं है तो आपको फिर जनरल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, आपको कैटेगरी से बाहर निकाल, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं, आपको सब बस कैटेगरी से बाहर निकाल के आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि से इतर कोटि का प्रमाण पत्र संकलन रहने पर आरक्षण का लाभ, मतलब यहाँ पे इतर मतलब की बात वही होगी कि अगर आपका SC है, आपने वहाँ पे फॉर्म में SC भरा आपने, और आप है ST लेकिन आपने गलती से SC भर के फॉर्म फिलअप कर दिया और आपका वहाँ पे सर्टिफिकेट ST का है अपलोड, तो भी आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये भी यहाँ पे साफ कह दिया। एक मेन बात और है, ये सभी फीमेल के लिए है। क्रीमी लेयर रहित यानी कि NCL नॉन क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। ठीक है, पिता के नाम से ही आपका आरक्षण देखा जाएगा। ठीक है, पति के नाम से नहीं देखा जाएगा। ठीक है, महिलाओं के लिए ऑनलाइन ऑब्जेक्शन में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक दिनांक के आलोक इतना में भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि सरकार का कुछ नियम होगा कि आपको जो आरक्षण है वो सिर्फ पिता के बेस पे ही मिलेगा। अगर आपने वहाँ पे रेज ऑब्जेक्शन करके उनका टाइम ख़राब करने की कोशिश की, नहीं कि हमको हस्बैंड के बेस पे दिया जाए हो, तो आपके ऊपर कार्रवाई, मतलब ये ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन मेन बात ये है कि आपको पिता के नाम पे ही आपको आरक्षण मिलेगा, उनके ही बेस पे मिलेगा। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती संकलन अगर आपने किया नहीं है तो भी आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, वही सब कि अगर आपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र संकलन नहीं किया तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब कि आपको कैटेगरी चूज करने के साथ वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड भी करना था कंपलसरी, सारे के सारे। ठीक है, विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया। मतलब जिनका एज या तो कम हुआ था या ज़्यादा हो था तो उनको भी डिस्क्वालीफाई यहाँ पे कर दिया गया। ठीक है, मतलब जब इनको डिस्क्वालीफाई, तो ये लोग पेपर क्यों उनको देने दिए? चलिए ठीक है, पेपर देने से कॉम्पिटिशन हो गया कम, फिर इनके पास फॉर्म कम बच गया, अब उसका स्क्रूटनी करना ईजी हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, उपयुक्त कारणों से अमान्य किए गए आवेदन कोटि परिवर्तन कार्य अनुभव के लाभ से संबंधित आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर इन 16 पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट पे आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है और आप इसके विरोध में अपना दर्ज करते हैं तो भी आपको नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपको इस कारण से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, कोई और कारण से किया जाए तो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको इस शर्त पे किया गया है तो विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, प्राप्त आपत्ति के पश्चात, मान लीजिए आपने अपना आपत्ति भेजा, सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की पुनः जांच की जाएगी।
आपत्तियों को निष्पादन एवं जांच उपरांत दस्तावेज सत्यापन हेतु विज्ञापन योग्य अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जा सकेगा। यानी कि ये सभी होने के बाद आपका स्क्रूटनी पूरा होने के बाद जो भी योग्य बच जाएंगे अभ्यर्थी उनको वहाँ पे डीवी के लिए बुला लिया जाएगा। एक बात याद है, इसमें सभी ट्रेडों का है, ऑल ब्रांच का है, सभी ट्रेडों का है, ठीक है। एक हफ्ते में सभी ट्रेड का हो जा रहा है, मतलब कि आप लोग का ज्वाइनिंग भी, आपका डीवी भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप सभी पॉइंट को अच्छे से समझे होंगे, लास्ट तक बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।